चलिए, तो काफी फंक्शंस के जैसे log x का, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के हम लोगों ने ग्राफ सब कुछ सीख लिए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे sin x है, cos x है, tan x है, इन सब के ग्राफ हम लोगों ने देखे थे। अब एक ग्राफ हम लोग सीखेंगे और y इक्वल टू मॉड x का। तो देखो मॉड कैसे ओपन होता है, पहले इसके बारे में समझना कि मॉड ओपन कैसे किया जाता है। जैसे ये y की वैल्यू दो तरीके से ओपन होगी। y की वैल्यू x होगी जब फॉर एवर x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तब, और इसकी वैल्यू -x से ओपन होगी फॉर एवर x लेस देन 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर y इक्वल टू मॉड x है तो इसकी वैल्यू x के बराबर होगी जब x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होती है, और इसकी वैल्यू -x के साथ ओपन होती है जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। इतना तो आपको पता है कि मॉड की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव कभी भी नहीं हो सकती है, केवल पॉजिटिव होगी। यस बोलो यस सक्षम? यस सर। ये बात पता है ना? यस सर। कि मॉड की वैल्यू निगेटिव कभी नहीं होगी। तो देखो इसका मीनिंग समझना। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि y इक्वल टू, यहां पर लिखा है मॉड ऑफ 4, तो मॉड ऑफ 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि मॉड का मतलब होता है कि अगर उसके अंदर कोई निगेटिव वैल्यू आती है तो भी उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक, तो अब देखो ये जो मॉड के अंदर वैल्यू लिखी गई है 4, ये 4 कौन से कैटेगरी में आ रहा है? यहां पे आ रहा है ना। ये 4 जो है वो क्या है? ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। ये इस कैटेगरी में आ रहा है क्या? बोलो। यस तो इसको हम सीधे सीधे जो इसके अंदर लिखा होता है मॉड के अंदर वही उसका आंसर होता है। लेकिन अगर मान लो लिखा है y इक्वल टू मॉड ऑफ -4, तो इसका आंसर क्या होगा? ये बेटा मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी है -4, ये -4 इस कैटेगरी में आ रहा है कि इसमें आ रहा है? सर, दूसरी कैटेगरी में। दूसरे वाले कैटेगरी में इसमें आ रहा है। x की वैल्यू अगर निगेटिव है तो उस केस में हम उसे कैसे ओपन करेंगे? जितनी वैल्यू उसके अंदर लिखी है ना उसके आगे एक माइनस लगा देंगे, और माइनस लगाने का मतलब क्या होगा? माइनस ऑफ -4, क्योंकि मॉड के अंदर तो लिखा है -4, और तो वो -4 क्या है? x से छोटे, x की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है, तो हम उसके आगे एक और माइनस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? फिर से 4 हो जाएगा। इसका मतलब 4 की वैल्यू भी मॉड के अंदर रखी गई है तो 4 होगी, और मॉड ऑफ -4 की वैल्यू भी 4 होगी। यहां पर तो बड़ा इजीली बच्चे को समझ में आ जाता है कि मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव है तो उसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव करके दे देते हैं। लेकिन अगर आपके पास कहीं ऐसे लिखा गया है y इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर -2x प्लस 3, ऐसे लिखा गया है, तब क्या करोगे? उस केस में y को दो तरीके से ओपन किया जाएगा। y की वैल्यू होगी x स्क्वायर -2x प्लस 3, कब? फॉर एवर जब आपके पास उसके अंदर की सारी वैल्यूज कैसी हो? पॉजिटिव हो। मतलब उसके अंदर टोटल वैल्यू मिला लो, x स्क्वायर -2x प्लस 3 की वैल्यू अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो इसे ऐसा लिखेंगे, और इसे हम लिखेंगे माइनस ऑफ x स्क्वायर -2x प्लस 3, कब? फॉर एवर x स्क्वायर -2x प्लस 3 लेस देन अगर 0 है तो इसे हम ऐसा लिखेंगे। क्योंकि अगर ये वैल्यू आपकी 0 से छोटी है, जिसको मैंने सर्कल किया है, ये वैल्यू अगर 0 से छोटी है
तो मॉड y क्या है, इस पूरे फंक्शन का मॉड है और वो हमेशा पॉजिटिव आना है। तो अगर ये वाली वैल्यू आपकी निगेटिव है तो उसके आगे देखो मैंने निगेटिव लगा दिया फिर से, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, लेकिन अगर ये वैल्यू निगेटिव है तो उसके आगे माइनस लगा के उस चीज को लिखते हैं हम लोग। ठीक है, यस सर। ठीक। अब देखो यहां पर जैसे मैंने ये वाला फंक्शन तो आपके लिए थोड़ा सा मतलब वो बड़ा है, अगर मैं ये लिखूं कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, तो y की वैल्यू कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू हम लिखेंगे x माइनस 2 इफ x माइनस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और यहां से आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, इस 2 को इधर कर दोगे तो x ग्रेटर आर इक्वल टू जब 2 है तो x प्लस 2 देखो अपने आप x माइनस 2 अपने आप पॉजिटिव होगा। अगर आपके इस x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तो देखो यहां पर अगर आप 2 लिख दो तो उस केस में 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, या 2 से बड़ा आप करो यहां पर x की वैल्यू तो अपने आप ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। और यहां पर इसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ x माइनस 2 इफ x माइनस 2 लेस देन 0। जब x माइनस 2 लेस देन 0 है तो x लेस देन क्या होगा 2। जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो देखो 2 से छोटी अगर वैल्यू यहां पर x की रखी जाए, मान लो 1 रख दिया तो 1 और माइनस 2 तो माइनस 1 आ जाएगा ना, और माइनस 1 आएगा और उसके आगे देखो ये माइनस लगा है तो अपने आप उसको क्या कर देगा, प्लस 1 कर देगा। अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो इसे इस तरह से ओपन करेंगे, और अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी या 2 के बराबर है तो इसे इसी तरीके से ओपन कर लेंगे। समझ में आ गई बात बेटा ये? यस सर। ठीक है, तो मॉड वाली चीज क्लियर हो गई। बोलो। यस सर। ठीक, अब इसके बाद आपको कुछ फंक्शंस और देखने हैं, और वो फंक्शंस हैं जैसे मान लो अगला फंक्शन है, और चलो एक पहले चीज का ग्राफ भी देख लेते हैं हम। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या होता है, y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होगा। अगर ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो बेटा आप देखो इस ग्राफ को इस तरह समझना, ये वाली वैल्यू y इक्वल टू x होगी जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा, इसका ग्राफ क्या इस तरह से जाएगा, 0 से बड़ा, x की वैल्यू 0 से बड़ी यहीं के इधर होगी ना, इधर ही तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसका ग्राफ ऐसा चलेगा। और ये कहां से पास होगा, 1,1 से पास होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके x की वैल्यू निगेटिव है तो उस केस में आपका ग्राफ किस तरह से बिहेव करेगा, आपका अगर निगेटिव है तो माइनस एक्स, और माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है ना, इसका मतलब y इक्वल टू एक्स वाली लाइन ये है। और हमने क्या किया, जब मॉड x का ग्राफ बनाना था तो x एक्सिस के जो भी चीज नीचे आ रही थी उसको हमने x एक्सिस का मिरर मान के उसको ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करा दिया। तो ये कहां से पास होगा, ये 1,1 और ये दूसरा पॉइंट -1,1 से पास होगा। क्या बात समझ में आ रही है? मॉड x का ग्राफ कैसा बनेगा, ये जो मैंने पीले कलर से लाइन बनाई है ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। अगर हम इसे पीछे बढ़ाते चले जाए तो ये y इक्वल टू x का ग्राफ हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ये बताया जा रहा है, देखो इधर जो x है वो निगेटिव है। जब निगेटिव है तो y की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। देखो आपका जो ग्राफ है
इसमें क्या कभी y की वैल्यू को निगेटिव रखे हैं क्या? कभी ये y की वैल्यू को निगेटिव ले रहे हैं क्या? बताओ। यहां पर कभी भी y की वैल्यू आपको निगेटिव दिख रही है क्या? जो पीला वाला ग्राफ है कभी निगेटिव में जा रहा है क्या? नो सर, वाई का नहीं। y का ग्राफ कभी भी निगेटिव में जा रहा है क्या? नो सर। नहीं जा रहा है ना। तो मॉड की वैल्यू कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगी। कोई भी फंक्शन का अगर मॉड लोगे तो उसकी वैल्यू कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा y के पॉजिटिव साइड में ही रहेगी, y के निगेटिव साइड में नहीं रहेगी। मतलब इधर y निगेटिव होता है और इधर y पॉजिटिव होता है, तो हमेशा ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा या एक्स एक्सिस को टच करेगा। एक्स एक्सिस के नीचे कभी ग्राफ आपका y का नहीं जाएगा, y इक्वल टू मॉड एक्स का। क्लियर? यस सर। ठीक। अगला ग्राफ। अब देखो, हम लोग एक ग्राफ और सीखने जा रहे हैं। ये अब देखो फिजिक्स के लिए नहीं है, ये ग्राफ आपका अब प्योर मैथमेटिक्स के लिए है। y इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ये बात जानते हो क्या होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x? इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। नो सर, नहीं जानते। नहीं जानते हो? ये भी आपका एक फंक्शन होता है, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि कहीं पर ये है y इक्वल टू, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया गया और 2.31 मैंने लिख दिया, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? बोलो। इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2.31 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका? अगर आप एक नंबर लाइन ऐसे बनाओ तो यहां पर 0, यहां पर 1, आगे बढ़ाते जाओ ये 2, यहां आगे बढ़ाते जाओ ये 3 और 2.31 कहीं यहां जाएगा ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 2 पर ही तो है। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 के बराबर। अगर y इक्वल टू ऐसे लिखा है 4.932 ऐसे, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। मतलब 4.932 अगर है तो आप इसके सबसे इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 4 होगा। इस केस में इस तरह से करेंगे हम, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका 4 है और इधर आपका ये 5 है, तो ये 4.932 यहां पे आएगा ना लगभग। तो बेटा इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 4 ही तो होगा। इसमें मतलब सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? इस नंबर को बनाने के लिए सबसे बड़ा इंटीजर क्या यूज किया गया है? 4 ही तो यूज किया गया है, ठीक। अगर मैं ऐसे लिख दूं y इक्वल टू -2.317 ऐसे, तो इसकी वैल्यू बताओ कितना होगा बेटा? -2। नहीं, देखो -0 है ये, यहां -1 होगा, यहां -2 होगा और यहां पर -3 होगा। आप देखो जब इस वैल्यू की बात कर रहे हो तो इसके लिए आप जस्ट इसके पीछे का इंटीजर ले रहे हो ना। जब इसकी बात किए हो तो इसके पीछे का इंटीजर ये ले रहे हो ना। तो भाई आपका -2.317 कहाँ जाएगा? इधर कहीं जाएगा। ये -2.317 इधर होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -3। मतलब इससे जस्ट नंबर लाइन पर पीछे वाला जो इंटीजर होता है वही इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट होता है। समझ में आ गई बात बेटा? ये यस सर। ठीक। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है। इसका ग्राफ समझिएगा, ग्राफ में ही इसके मेन कलाकारी है। ये हमने वाई एक्सिस बना लिया, ये हमने एक्स एक्सिस बना लिया, ठीक। अब आप बताना
यहां पर मैं इसको 1 बोल रहा हूं एक्स एक्सिस पे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये आपका 0, -1, -2, -3, -4। यहां पर आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, ऐसे। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाली वैल्यू आपकी इधर वाई एक्सिस है। अब बताओ, जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगी, जब x की वैल्यू किसके किसके बीच में होगी, 0 से लेके 1 के बीच में होगी, तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 से लेके 1 के बीच में अगर कोई भी नंबर है, 1 नहीं है, 1 के बीच में अगर कोई भी नंबर है, तो y की वैल्यू क्या होगी? 0 ही तो होगी। यस सर। तो क्या हम यहां पर एक ऐसे लाइन बना दें, ऐसे एरो बना दें, और यहां पर हम डॉट बना दें? हम इसको 0 को लेना है और 1 को नहीं लेना है। तो उस केस में देखो, ये पीली वाली लाइन किसके पास है? y = 0 पे ही तो है। और जब इसकी वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में होगी, 1 से लेके 2 के बीच में होगी, तो आप देखो ना इसकी वैल्यू किस पर जा रही है? 1 पे ही तो है। जब इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? 2 के बराबर होगी। तो यहां पर हम 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और 2 को इंक्लूड कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जब आपके इस x की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में कुछ भी होगी, 2 से के बराबर या 2 से बड़ा और 3 से छोटा, 3 के बराबर नहीं, तो उस केस में आपके y की वैल्यू 2 ही तो होगी हमेशा। और जब इसकी वैल्यू 3 से लेके 4 के बीच में होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। सेम उसी तरह से जब इसकी वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? ऐसे बनाएंगे हम। जब -1 से लेके 0 के बीच में होगी, तो इसकी वैल्यू -1 के बराबर। जब इसकी वैल्यू -2 से लेके -1 के बीच में होगी, तो इसकी वैल्यू -2 के बराबर। जब इसकी वैल्यू -3 से लेके -2 के बीच में होगी, तो उस केस में इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? -3 के बराबर। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे ऊपर चल रहा था सेम वैसे ही ये ग्राफ चलेगा। बोलो। सर फिर से समझा दीजिए। अब देखो, मैंने यहां पर बात किया ना, जब x की वैल्यू 2.31 है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 2 के बराबर ना। y की वैल्यू 2 के बराबर। y की वैल्यू कौन से एक्सिस पर मिलती है? इस वाले एक्सिस पे ना। और x की वैल्यू कहां मिलती है? इस वाले एक्सिस पे। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 2.31 कहां आएगा? कहीं यहां आएगा। यस सर। और इस पॉइंट पर अगर x की वैल्यू है, तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? देखो यहाँ पर ग्राफ यही तो है। तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2। मतलब जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो उस केस में y किसकी के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। क्या? क्योंकि y कुछ और नहीं है, y क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, तो ये क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x।
तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। और जब एक्स की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में होगा तो y की वैल्यू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बताओ क्या होगा। अगर x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में है, 1 के बराबर है और 2 से छोटा है, तो उस केस में इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 ही के बराबर तो होगी। अच्छा 1 से 2 के बीच का नंबर बताओ, जैसे अगर 1.5 आ जाए, 1.7 आ जाए, 1 आ जाए खुद, 1.2 हो जाए, 1.9 हो जाए, 1.999 हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस केस में अगर हम इसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर किसके बराबर होगी, 1 के ही बराबर तो होगी। यस सर। वही बात तो मैंने ग्राफ में बनाया है। जब भी इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर, जब 1 से 2 के बीच में है तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर, 2 से 3 के बीच में है तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर, 3 से 4 के बीच में है तो इसकी वैल्यू 3 के बराबर। समझ में आ गई बात बेटा ये? यस सर। ठीक, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट। अब बात करेंगे हम फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट तो हो गया, अब दूसरा ग्राफ हम बात करेंगे अगला, फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल होता है y इक्वल टू, ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, इसको क्या बोलते हो, करली ब्रैकेट ना। यस सर। तो ये करली ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। और इस फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे भी लिखते हैं, x माइनस इंटीग्रल पार्ट। जो भी यहां पर x लिखा होगा तो उसमें से आप उसका इंटीग्रल पार्ट घटा दो तो फ्रैक्शनल पार्ट ही तो आएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही तो होता है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं 2.31, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है बेटा, 31 ही तो है। फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या है, 31 है, और इंटीग्रल पार्ट क्या है, 2 है। तो 2.31 में से 2 घटा दो, जैसे मान लो यहां पर अगर हम ऐसे बोलूं y इक्वल टू करली ब्रैकेट 2.31, तो 2.31 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2.31 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.31, और 2.31 इंटीग्रल पार्ट होता है 2, तो 2.31 माइनस 2 इक्वल टू 0.31, तो 0.31 ही तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। क्या बात समझ में आई? तो किसी भी चीज का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो तो यही है ना आपका, ठीक। और इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, इसका ग्राफ देखिए, जब फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं, इसका फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कितना इजी होता है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वैल्यू 0, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, -1, -2, -3, ऐसे। और हम यहां एक ऐसे बना रहे हैं, ये पॉइंट आपका 1 है और आपको मैं एक डॉटेड लाइन बना दे रहा हूं, ये 1 है, ये मैं बॉक्स बना दे रहा हूं, इसको देखना। ये 0 है ये। अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, इसका ग्राफ देखो। जब आपके x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगी तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट बेटा यही होगा क्या, ऐसे। क्या आपका फ्रैक्शनल पार्ट ये होगा क्या,
बताओ, जब आपकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट बेटा यहाँ पर वही तो आ रहा है, यहाँ वाली वैल्यू ये मिलेगी, यहाँ पर अगर है तो ये वैल्यू मिलेगी। 1 से बड़ी तो कभी फ्रैक्शनल पार्ट तो नहीं हो सकता ना, कि हो सकता है? जब आपकी वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में होगी तो फ्रैक्शनल पार्ट आपका तब भी तो वही होगा। जब आपकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी तो फ्रैक्शनल पार्ट तब भी तो यही होगा। जब आपकी वैल्यू 3 से 4 के बीच में होगी तो फ्रैक्शनल पार्ट तब भी तो यही होगा। सर जब अभी -1, आपने कहा कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में होता है, हाँ तो ये कहाँ से तब 1 और 2 के बीच में हम ड्रॉ कर रहे हैं? बेटा आप फिर से देखो जो बात मैंने बोली, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू मतलब y की वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में होती है ना। तो हमारा ग्राफ कभी 1 से ऊपर गया है क्या, या 0 से नीचे गया है क्या? हमारा पीली वाली लाइन तो हमेशा 0-1 के बीच में ही ड्रॉ किया गया है ना। अगर आपके x की वैल्यू 2 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0-1 है, तो अगर उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0। भाई अगर मान लो इसके फ्रैक्शनल आपकी वैल्यू यहां पर क्या होगी 1.5, तो बेटा आपका 1.5 पर देखो ना, आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.5 ही तो होगा। जब आपकी वैल्यू 2.5 है तो फ्रैक्शनल पार्ट देखो ना, तब भी तो 0.5 ही तो है। जब आपकी वैल्यू 3.5 है तब भी तो आपके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या है 0.5 ही तो है। बात समझ में आई है? जो पीला वाला मैंने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ आपका क्या है फ्रैक्शनल पार्ट का, ये y की वैल्यू है। x तो हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया x की वैल्यू 10.231 और यहां पर हमने ऐसा कर दिया, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0.231 ही तो होगा। यस सर। ठीक है, बात समझ में आ गई है? यस सर। तो ये आपका एक ग्राफ होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, वो था आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स था, और ये है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जो पढ़ते हैं करली ब्रैकेट एक्स नहीं पढ़ते हैं, उसे हम पढ़ते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। y इक्वल टू ऐसे पढ़ेंगे, y इक्वल टू हम लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और उसको लिखते थे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक, सक्षम? सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब देखो, एक फंक्शन और मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। उसको बोलते हैं y इक्वल टू एस जी एन, सिग्नम एक्स। सिग्नम फंक्शन एक होता है, ठीक है। और सिग्नम फंक्शन की वैल्यू कैसे होती है, सिग्नम एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू या तो 1 होगी, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी, या फिर इसकी वैल्यू -1 होगी। 1 कब होगा, वेन एवर जब आपका x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो सिग्नम x की वैल्यू 0 होती है, और जब इसकी वैल्यू x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू -1 होती है। सिग्नम फंक्शन का केवल और केवल वैल्यू -1 या तो 0 या फिर +1 हो सकता है। तीन ही वैल्यू ये एक्सेप्ट करता है सिग्नम एक्स, उसके अलावा और कोई वैल्यू को ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो आप इसका ग्राफ अगर इमेजिन करो तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और यहां पर आप बना दो 1 और यहां बना दो -1 बेटा, और यहां बना दो 0। तो अब देखो x की वैल्यू इधर पॉजिटिव होती है और इधर निगेटिव होती है।
और यहां पर क्या होती है, 0 होती है। यही तो होता है बेटा। तो बस देखो इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो यहां पर एरो बना दो, क्योंकि एरो वाली वैल्यू जहां पे हम एरो बनाते हैं इसका मतलब उस वैल्यू को हम एक्सक्लूड करते हैं, उसको लेते नहीं है। और जब x की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। और जब x की वैल्यू निगेटिव होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। तो एरो यहां पे बनता है, एरो यहां पे बनता है, और यहां पर आपका डॉट बनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी वैल्यू -इनफाइनाइट से 0 से लेके +इनफाइनाइट तक सारी वैल्यू देते हैं। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं सिग्नम 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, बताओ। 2 क्या है, सर 0 से बड़ा है कि छोटा है। सर बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर मैं आपसे कहूं सिग्नम 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 0 होगी। और अगर मैं आपसे कहूं सिग्नम -3 की वैल्यू क्या होगी, -1 -1। अच्छा, सक्षम बताना सिग्नम 5 की वैल्यू क्या होगी। सर हाँ, 3 होगी। सिग्नम 5 की वैल्यू सर 1। 1 ही होगी हमेशा। अगर सिग्नम के अंदर जो ये वैल्यू रखी गई है, अगर ये 0 से बड़ा है, भाई 5 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। जब इसकी वैल्यू यहां सिग्नम के अंदर जो लिखा गया है सिग्नम -8, अगर ऐसे कहा जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। जो सर सिग्नम के अंदर वैल्यू रखी गई है उसकी वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 आएगी, चाहे x की कोई वैल्यू क्यों ना हो। अगर 0 आपके पास सिग्नम के अंदर जो वैल्यू रखी गई है वो 0 से बड़ा है तो उस केस में इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। मतलब ये केवल 3 वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है, या तो 0, या तो 1, या तो फिर -1। बात समझ में आ गई बेटा ये। यस सर। तो इस तरह से इस बात को याद रखिएगा। सिग्नम x की वैल्यू जो ग्राफ होता है वो ये है, और सिग्नम x का जो वैल्यूज है या तो 1 होगा, या तो 0 होगा, या फिर -1 होगा। और 1 कब होगा, जब x आपका पॉजिटिव होगा। और -1 कब होगा, जब x आपका निगेटिव होगा। और 0 कब होगा, जब x की वैल्यू खुद आपकी 0 के बराबर हो जाए। समझ में आ गई बात बेटा ये। यस सर। ठीक, तो इतने तरह के ग्राफ हम लोगों ने सीखे। कौन कौन से ग्राफ सीखे हैं याद करो थोड़ा सा। मैं यहां पर टेबल बना रहा हूं, कौन कौन से ग्राफ सीखे हैं। पहला ग्राफ हम लोगों ने क्या सीखा है, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन वाली चीज, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में सीख लिया था। y = sin x का सीखा था हमने, y = cos x का सीखा था, y = tan x का सीखा था, y = cot x का सीखा था, y = sec x का सीखा था, और y = cosec x का सीखा था। इतना ग्राफ तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था। ये सारे ग्राफ आपको याद होने चाहिए। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था, y = ax, मतलब स्ट्रेट लाइन वाला। और इसको हम ऐसे लिख देते हैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। और स्ट्रेट लाइन में ऐसे, मतलब ax + by + c ऐसे = 0 का ग्राफ सीखा था, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सीखा था।
इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था, इसी स्ट्रेट लाइन को कन्वर्ट करके ऐसे देखा था, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, इस तरह से चीजों को देखा था। और यहां पर प्लस माइनस भी लिख के हम लोगों ने बात किया था, प्लस माइनस y इक्वल टू प्लस माइनस mx प्लस माइनस c वाला ग्राफ हम लोगों ने देखा था, याद है? थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, y इक्वल टू प्लस माइनस mx प्लस माइनस c, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, सर ये पैराबोला का है ना? हाँ पैराबोला वाला, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बारे में बात किया था, ठीक है। और इसी को हम लोगों ने देखो इस वाले ग्राफ में कन्वर्ट करके हम लोगों ने एक ग्राफ ये भी सीखा था, y इक्वल टू mx भी सीखा था, और m इक्वल टू 1 करके y इक्वल टू x भी देखते थे। y इक्वल टू x का ग्राफ मतलब 1,1 और -1,-1 से जाएगा, ठीक है। और इसी ग्राफ को हम लोगों ने कन्वर्ट करके y इक्वल टू x स्क्वायर का भी ग्राफ देखा था। इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या और सीखा था, 10वां बताओ, और किसका ग्राफ सीखे थे पैराबोला के बाद? y इक्वल टू log ax, हाँ y इक्वल टू log x बेस a, और a की वैल्यू 1 से बड़ी और 0 से लेके 1 के बीच में दो ग्राफ बनाया था। और ग्राफ हमने सीखा था y इक्वल टू a की पावर x, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है और 0 से लेके 1 के बीच में, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ये लॉग का ग्राफ। आज इसके बाद हम लोगों ने ग्राफ और क्या सीखा है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x, और क्या सीखा है, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, फिर सीखा है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और y इक्वल टू सिग्नम x का ग्राफ भी हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। तो इतने तरह के ग्राफ हम लोगों ने सीखे हैं। अब इसके बाद हमको करना क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है। अब अगर ग्राफ आपका ऐसे दिया गया है और उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्या होगा, इसके बारे में बात करनी है। तो हम आगे बढ़े अब। यस सर, ठीक, तो देखो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, हम हेडिंग लगा दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के लिए हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और इन सब के हम नाम लिखते हैं। जैसे मान लो हम बात कह रहे हैं कि अगर y इक्वल टू fx, जितने हमने पीछे अभी फंक्शंस लिखे थे ना, इतने ये जितने फंक्शंस मैंने लिखे थे, इन सबको कॉमनली हम क्या नाम देंगे, इसको सबको कॉमनली हम नाम दे रहे हैं y इक्वल टू fx। ये fx अब sin x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है, tan x भी हो सकता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी हो सकता है, प्लस माइनस mx प्लस माइनस c भी हो सकता है, मॉड ऑफ x भी हो सकता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो जितनी चीजें मैंने स्टैंडर्ड ग्राफ आपके बताए, उसको हम लोग जनरली एक नाम दे रहे हैं y इक्वल टू fx, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा ये? यस। ठीक, तो हमें y इक्वल टू fx का ग्राफ क्या है, नोन है, क्योंकि इसके पहले जो भी बात मैंने बात की उसकी ग्राफ की वैल्यू, ग्राफ हमको कैसे बनता है ये ग्राफ पता है। अगर y इक्वल टू fx का ग्राफ आपको नोन है, तभी आप ये बात ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो ट्रांसफॉर्मेशन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको,
ठीक है, तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हम उसका नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नंबर ए। और ए में क्या है, हमको पता करना, हमको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एफ एक्स पता है, तो अब इस एफ एक्स को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। और जहां पर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब ए निगेटिव नहीं होगा, ए की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन उसके आगे निगेटिव लगा है, तो जहां जहां पर ग्राफ में x है उस x को चेंज करके हमने क्या कर दिया, x माइनस ए कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन आपका है y इक्वल टू एफ एक्स को x माइनस ए हमें करना है। तो उसके लिए हम करते क्या है, उसको जल्दी से लिखो। लिखो, इसमें इस बात को लिखने के बाद इसको लिखो, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ, इसको करने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स ए यूनिट राइट, y इक्वल टू एफ एक्स को ग्राफ उठाओ और उसको a यूनिट राइट शिफ्ट कर दो। शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स a यूनिट राइट और शिफ्ट द एक्सिस ऑफ y a यूनिट लेफ्ट। या तो आप पूरे ग्राफ को a यूनिट राइट उठा के शिफ्ट कर दो, और या फिर आप अपने y एक्सिस को a यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दो, आपका ये एफ एक्स से x माइनस ए का ग्राफ बन जाएगा। बात समझ में आई बेटा? ये Yes. जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई तुमसे कहे कि आप ये ग्राफ बताओ, समझना, अगर कोई तुमसे कहे y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाओ, तो आप इस ग्राफ को बनाने की अप्रोच क्या होगी? आपकी अप्रोच होगी कि आप पहले y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाओ और उस पर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो a वाला, और a का ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको x में x माइनस ए करना है, तो a की वैल्यू यहां पे क्या है, 2 है। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको ग्राफ बनाना है, जैसे मैं यहां बना रहा हूं, ये आपका x एक्सिस और ये आपका है y एक्सिस, ठीक है। और y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आपको याद होना चाहिए, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बेटा ये होता है, याद है ये ग्राफ? लेकिन आपको मॉड x नहीं बनाना है, x माइनस 2 बनाना है, मतलब x में x माइनस 2 करना है। तो या तो आप क्या करो, इस पूरे ग्राफ को उठाओ यहां से और इसको 1 और 2 यूनिट ऐसे बना दो। मैं अब इसको इस तरह से बना रहा हूं, किसी अलग कलर से, अलग कलर से मतलब इससे बना रहा हूं, ये 1 है यूनिट और ये 2, और आप अपने ग्राफ को उठाओ यहां से ऐसे करो, 2 पर ले जाओ और ऐसे शिफ्ट कर दो। मतलब आपका थोड़ा यहाँ पे लाइन टेढ़ी हो गई है, इसको सीधा आप बना लेना, ऐसे ही आप ऐसा बना दो। तो ये ग्राफ आपका पीला वाला ग्राफ जो है ये मॉड x का है, लेकिन रेड वाला ग्राफ मॉड ऑफ x माइनस 2 का है। और पीले वाले ग्राफ को चाहो तो आप क्या कर दो, अब मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पीले वाले ग्राफ का कोई काम नहीं है, आप पीले वाले ग्राफ को क्या करो, मिटा दो। अब आपका ये वाला ग्राफ है मॉड ऑफ x माइनस 2। अब मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्राफ को देखो, आपने क्या किया है,
आपने करने का तरीका इसमें क्या अपनाया है, आपने पूरे ग्राफ को ए यूनिट कहां लेके चले गए हो, राइट डायरेक्शन में। और देखना मैं इसी ग्राफ को दोबारा बना रहा हूं फिर से, ये x है और ये क्या है y, और ये ग्राफ आपका मॉड x का ग्राफ है। ऐसे ये मॉड x का ग्राफ है। और हमने कहा ना कि या तो आप y ग्राफ को जितना आपको बोला गया, मतलब a इक्वल टू 2 है ना, तो आपने ग्राफ को 2 यूनिट राइट शिफ्ट कर दिया, या आप अपने y एक्सिस को 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दो। 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब आप यहां पर अगर ये 0 है तो अब आप यहां पर क्या कर दो, -1 आपका होगा, और ये क्या होगा -2 ऐसे था। और जब y एक्सिस को 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दोगे मतलब ये y एक्सिस यहां चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा पहले आ गया ये, तो ये यहां चला जाएगा ऐसे। और ये आपका अब नया y एक्सिस होगा, पुराने वाले y एक्सिस को आप मिटा दो, हमने मिटा दिया। अब देखो दोनों ग्राफ क्या एक जैसे बने हैं, चाहे इसको देखो चाहे इसको देखो, दोनों एक ही तो हैं। और जहां पर एक्सिस जाती है बेटा 0 आपका वही हो जाता है, जहां x और y कट करेंगे वहां 0, और यहां पे पहले y एक्सिस था और 2 यूनिट पीछे ले गए, तो अब जहां पर आपका 0 था वो 2 हो जाएगा ना, और ये आपका 1 हो जाएगा। यही वाली बात तो यहां भी बनी है। और अगर ये 0 है तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,2, और यहां पर भी तो वही चीज होगा 0,2। क्या बात समझ में आ रही है? अब कहोगे सर ये 0,2 कैसे आपने तुरंत गेस कर लिया? बेटा ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है ना, और मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है, y इक्वल टू x वाली लाइन से ही तो बनता है। और y इक्वल टू x लाइन का मतलब क्या है, जितना आप x में जाओ उतना ही y में जाओ। भाई x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1 होगा ना, y इक्वल टू x वाली लाइन का मतलब क्या है, अगर x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2। ठीक है, इसका मतलब जब 2 यूनिट पीछे चले गए x में तो ये y में भी कहां जाएगा, 2 पे ही कट करेगा। भाई पीछे गए हो तो 2 पे, उस पर वैल्यू 2 पे कट करेगा। समझ में आ गई बात बेटा? ये बोलिए। और इसको आप मतलब एक बार दो बार इसको पूरा देखना, देखने के बाद फिर कम से कम इस वीडियो को 1-2 बार आप रिपीट करिएगा, तब जाके आपको धीरे धीरे ये ग्राफ का ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आएगा। क्योंकि 11th क्लास में जनरली शुरुआत में लोग इसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ तुम लोग का थोड़ा सा स्टैंडर्ड ठीक है, तो मैं इसलिए शुरुआत में ही ये बात कर दे रहा हूं कि आप कैसे ग्राफ को अपना शिफ्ट करके, आप देखो आपको पता क्या था, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ पता था, लेकिन आपने शिफ्टिंग से मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बना दिया। मॉड x के ग्राफ से x माइनस 2 का ग्राफ आपने बना लिया। समझ में आई बात बेटा? ये बोलिए। अंकुर, यस सर। सक्षम, यस सर। समझ में आई बात? ये यस और सर। ये वाली जो बात मैंने यहाँ पर बार बार जो इंडिकेशन लिख रहा है ना कि शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx a यूनिट राइट और द शिफ्ट द एक्सिस ऑफ y a यूनिट लेफ्ट, ये याद रखना। ये याद रखोगे तो आपका ग्राफ की शिफ्टिंग आसान हो जाएगी। मतलब आपको कहा जा रहा है कि आप y इक्वल टू x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाओ, तो आपको याद है y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, और x के मॉड ऑफ x के ग्राफ से बस x की जगह पर x माइनस 2 हो गया, तो आप अपने ग्राफ को 2 यूनिट राइट में शिफ्ट कर दो उठा के,
मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ और उसको उठा के 2 यूनिट आगे शिफ्ट कर दो, या वाई एक्सिस को 2 यूनिट पीछे शिफ्ट कर दो। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा ये? यस सर। ठीक है, अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन नंबर बी देखो, और ये बी ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सर प्लस कितना ए। है? टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कितना है? इसमें अगर आप जेई मेंस एडवांस तक जाओगे तो हम आई जे के तक जाएंगे आपको एबीसीडी में। यस। हाँ, इसमें कम से कम कई ट्रांसफॉर्मेशन है, एक दो नहीं है, कई ट्रांसफॉर्मेशन है, x प्लस ए, और यहां पर भी आपका a क्या है, ग्रेटर देन 0 है ये। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका तरीका क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा बताओ, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स ए यूनिट लेफ्ट और shift the axis of y a unit right। ठीक है, और इसको याद रखने का तरीका क्या है बेटा, x प्लस है ना, तो प्लस में कोई चीज बढ़ती ही है ना, तो आप याद रखो कि y एक्सिस को a यूनिट राइट शिफ्ट कर देना है, और जो काम y एक्सिस के साथ करेंगे ग्राफ के साथ जस्ट उल्टा करेंगे। तो अगर हम y एक्सिस को a यूनिट राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो हम ग्राफ को a यूनिट क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। दोनों बात एक ही है ना, या तो आप पूरा ग्राफ उठाओ और a यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दो, या जब आप किसी चीज को उठाओगे और ग्राफ उठाओगे एक्सिस वैसे छोड़ दो और उठा के a यूनिट आप लेफ्ट करोगे तो अपने आप एक्सिस तो a यूनिट आगे हो जाएगी ना, राइट हो जाएगी ना। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। सर जो ठीक है, पुरानी हाँ। वाली एक्सिस रहेगी वही ए यूनिट आगे हो जाएगी ना? हाँ, वही वाला ए, वही वाला ए। जैसे मान लो आपसे कोई कहे कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बनाओ, तो आपको क्या सोचना चाहिए, पहले y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाएं और इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन नंबर b लगा दें और ये ग्राफ मॉड ऑफ x प्लस 2 में कन्वर्ट कर दें। जहां जहां x है फंक्शन में x को x प्लस 2 से रिप्लेस कर दो। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा ये? अब देखो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ पहले याद कर लो क्या होता है, ये तो बात आपको पता ही है। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ यही तो होगा, यही होगा ना। और y एक्सिस को a यूनिट राइट करना है तो y एक्सिस को यहां से मिटाइए और उसको क्या कर दीजिए, a यूनिट मतलब 2 यूनिट आगे शिफ्ट कर दो। मैंने y एक्सिस को यहां से मिटा दिया और इसको हम क्या कर देंगे, 2 यूनिट, ये आपने मान लिया ऐसे, ये 1, और ये पहले यहां पे था y एक्सिस, आपका y एक्सिस पहले यहां था, अब आप इसको 2 यूनिट आगे शिफ्ट कर दो ऐसे, ये मान लो ये अब आपका क्या है, y एक्सिस। तो आपका ग्राफ जो अब ये मैंने बनाया है ना, ये आपका ग्राफ है, मतलब इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, अगर मैं देखूं तो ये ग्राफ आपका है जो मैं ये बना रहा हूं, ये वाला ग्राफ आपका कौन सा है, मॉड ऑफ x प्लस 2। और जब मॉड ऑफ x प्लस 2 ये आपका ओरिजिन यहां आ गया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, -2, 0। जब y एक्सिस आगे जाएगी तो आगे वाली वैल्यू को कम करेगी और पीछे वाली वैल्यू को क्या करेगी, बढ़ाएगी। बोलो। यस सर। पहले बेटा जब ये एक्सिस यहां पे थी तो ये वाला वैल्यू 2 था ना,
लेकिन जब ये एक्सिस आगे हो गई तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई, और ये जितना 2 यूनिट आगे गया तो पीछे वाला अब ये वैल्यू क्या हो गई, 2 यूनिट कम हो गया। हर चीज को कम कर देगा भाई। अगर वाई एक्सिस आगे जा रहा है तो हर वैल्यू को क्या करेगा, कम करता जाएगा ना भाई। पहले आप यहां से नाप रहे थे, अब आप आगे बढ़ के नापने लगे, तो आपकी हर एक रीडिंग क्या हो जाएगी, उतने यूनिट कम हो जाएगी ना। पहले यहीं पर ये वैल्यू कितनी थी, पहले शुरुआत में 2 थी, अब ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। 2 किस में कन्वर्ट हो गया, 0। और जो 0 था यहाँ पे पहले 0 था, वो किस में हो गया, -2 में। इसका मतलब हर वैल्यू क्या हो गई, 2 यूनिट डिक्रीज कर गई। समझ में आ गई बात बेटा ये? यस सर। अब जैसे मान लो आपसे कहा जाए y इक्वल टू x, ऐसे x+3 का स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। तो आप देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है, तो आप क्या करोगे, पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा दोगे b। और b ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जहां पर x है, x को x+3 से रिप्लेस कर दिया गया, बस x को रिप्लेस कर दिया गया x+3 से, तो x+3 का स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको बनाना है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है ये बात आपको पता है, याद होना चाहिए सारे के सारे ग्राफ। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम इस कलर से बना देते हैं। याद करिए पैराबोला वाला ग्राफ था ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। हाँ तो यस सर। ऐसे ग्राफ था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसको अब x+3 कर देना है। इसका मतलब इस y एक्सिस को यहां से उठाना है, ये पहली यूनिट, ये दूसरी यूनिट, ये तीसरी यूनिट, ऐसे ये ग्राफ आपका आगे तक ऐसे जा रहा है। ये ग्राफ थोड़ा सा हम सर ये स्क्वायर क्यों लगा है, हाँ y इक्वल टू x+3 मॉड स्क्वायर क्यों लगा है कहाँ स्क्वायर लगा है, सर, x+3 y इक्वल टू x+3 हाँ ब्रैकेट में स्क्वायर क्यों लगा है। ब्रैकेट में स्क्वायर मतलब ये कहा जा रहा है कि आप इसका ग्राफ बनाओ, ये कह रहे हैं कि x+3 के स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। आपसे ये x का स्क्वायर का ग्राफ नहीं बोला जा रहा है, आपसे क्या बोला जा रहा है, x+3 के स्क्वायर का ग्राफ बनाइए, आपसे ये कहा जा रहा है। तो आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है ना, बोलो। यस सर। अब एक्स स्क्वायर ग्राफ पता है, तो बस आप इस x को रिप्लेस कर दो किससे, x+3 से। यही तो बात ट्रांसफॉर्मेशन नंबर बी में कहा जा रहा है कि अगर y इक्वल टू fx का ग्राफ पता है तो इस x को रिप्लेस करो किससे, x+a से। तो x की जगह पर आप जब x+a कर दोगे तो आपका ग्राफ y इक्वल टू fx a यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा या y एक्सिस a यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। यही तो मैंने बोला बस केवल। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई x+3 का ग्राफ के स्क्वायर का ग्राफ बताओ, तो आपको x+3 का स्क्वायर का ग्राफ डायरेक्ट नहीं पता है, आपको पता किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब एक्स स्क्वायर के ग्राफ से हम उस पर ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा देंगे तो हम x+3 के स्क्वायर के ग्राफ पर पहुंच जाएंगे। और कैसे, हमें y एक्सिस को 3 यूनिट क्या कर देना है, आगे शिफ्ट कर देना है। तो पहला वैल्यू, दूसरी, तीसरी, 3 यूनिट आगे शिफ्ट करने का मतलब हमारा y एक्सिस अब यहां हो जाएगा। पहले जहां था वहां से हटा दो और यहां ला दो। तो पहले वाले को मैं मिटा देता हूं और इस वाले को रखने रहता हूं। पहला वाला जो y आपका मिटा दिया और ये यहां रख दिया। तो ये आपका ग्राफ होगा किसका, x+3 के होल स्क्वायर का। और x स्क्वायर का ग्राफ तो ये है, ये x स्क्वायर का ग्राफ है, और आपने इस वाले को उठाया और 3 यूनिट आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये आपके x+3 के स्क्वायर का ग्राफ हो गया। ये जो लाइन मैंने बनाया है, ये जो ग्राफ बना है, ये क्या है,
x+3 के होल स्क्वायर का ग्राफ है। मतलब जहां पर x है उस x को चेंज कर देना है। जैसे एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, इसको आगे बढ़ाएं बेटा। यस ठीक है, देखो जैसे मैं आपसे बोलूं कि y इक्वल टू e के पावर x प्लस 4 का ग्राफ बनाओ। अब बेटा देखो कितना डिफिकल्ट हो गया। y इक्वल टू e के पावर x का ग्राफ तो हमको पता है, वही वाला a की पावर x वाला ग्राफ। a की पावर x में जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो उसका ग्राफ वही होगा। और e की वैल्यू एक्चुअल में मैथ का ये एक्सपोनेंट होता है और इसकी वैल्यू 2.42 के रेंज में होता है। ये इसका मतलब आपका e जो है ये 1 से बड़ा है, तो वही वाली बात है। e एक कांस्टेंट है बेटा, मैथमेटिक्स का ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें क्या पता है, y इक्वल टू e के पावर x का ग्राफ पता है। अब इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे क्या, b, और जहां पर x है उस x को x+4 से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो y इक्वल टू e के पावर x का ग्राफ आपका देखो ये होता है। पहले e के पावर x का ग्राफ बनाएंगे ऐसे, ये y इक्वल टू किसका ग्राफ है, e के पावर x का ग्राफ है, याद है। ये सर ये फिगर याद है। हाँ, तो e की पावर x का ग्राफ। ठीक, अब अगर e के पावर x से आपको e की पावर x+4 का ग्राफ बनाना है तो आप यहां से 4 यूनिट जाओ, 1 2 3 4 आगे जाओ और अपने y एक्सिस को क्या कर दो, अब यहां पे बना दो। अब आपका y एक्सिस ये हो गया। अब पुराने वाले y एक्सिस को क्या कर दो, मिटा दो। अब आपका ये नया ग्राफ हो गया। ये पहले जो ग्राफ था उससे बदल के ये ग्राफ हो गया। तो जहां पर x है, x को x+4 से आपने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा ये। यस ठीक, तो अब देखो अगला हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर सी। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर सी, और ट्रांसफॉर्मेशन नंबर सी है y इक्वल टू fx प्लस a कर दो। मतलब पहले y इक्वल टू fx था, अब उस fx में आपने a और ऐड कर दिया और यहां पर a ग्रेटर देन 0 है अभी भी। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट द, बताना क्या करेंगे, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx ए यूनिट। कहां शिफ्ट कर दें, आपको y की वैल्यू को बढ़ाना है। y की वैल्यू कैसे बढ़ेगी बताओ, y की वैल्यू कैसे बढ़ेगी बेटा। सर राइट शिफ्ट कर देंगे। राइट शिफ्ट करने पर तो x की वैल्यू में चेंज आएगा ना, y की वैल्यू बढ़ानी है हमें अब, क्योंकि fx जितना था, जो वैल्यू y की पहले आ रही थी, अब उसमें a ऐड करके लाना है। तो क्या किया जाए कि y की वैल्यू a ऐड हो जाए, ऐसा क्या कर दिया जाए, ग्राफ को आप क्या करो, पूरा का पूरा ग्राफ उठाओ और a यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो। तो जो पहले पहले 0 थी, अब वो वैल्यू मान लो a हो जाएगी। जो वैल्यू 2 थी वो 2+a हो जाएगी। अपने आप ग्राफ ऊपर शिफ्ट कर दो उठा के, तो ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं। तो शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx a यूनिट अपवर्ड और शिफ्ट द एक्सिस ऑफ, कौन से एक्सिस को क्या किया जाए अब बताओ, देखें गेस कर पाते हो कि नहीं इसमें। या तो आप ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करो,
या बेटा एक्स एक्सिस को पकड़ के नीचे खींच दो, तो जो 0 था, और मान लो पहले एक्स और वाई जहां पे कट रहे थे वो 0 था, अब अगर आपने एक्स एक्सिस को नीचे कर दिया, तो मान लो ए यूनिट नीचे कर दिया, तो अब जो 0 था वो ए हो गया ना, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस नीचे हो जाएगा तो एक्स और वाई जहां कटेंगे अब वहां 0 होगा, तो अब वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इमेजिन करो कि वो ए हो जाएगा क्या, इसका मतलब वो अपने आप ऑटोमेटिक ए बढ़ गया ना, और शिफ्ट द एक्सिस ऑफ एक्स ए यूनिट डाउनवर्ड। या तो आप ग्राफ को ए यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, या फिर आप एक्स एक्सिस को ए यूनिट क्या शिफ्ट कर दो, नीचे शिफ्ट कर दो पकड़ के, आपका काम हो जाएगा। जैसे आपसे कोई कहे कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x +2 का ग्राफ बनाइए, तो देखो हमें क्या पता है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ पता है, इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ c वाला, और c का ट्रांसफॉर्मेशन से जो भी y इक्वल टू मॉड x एक fx था, और इसमें 2 ऐड कर दो, तो या तो आप ग्राफ को पकड़ो, मॉड x का ग्राफ पकड़ो और 2 यूनिट ऊपर लेके लटका दो, या फिर x एक्सिस को पकड़ो और 2 यूनिट नीचे खींच दो। तो मॉड x का ग्राफ आपका ये है, याद है मॉड x का ग्राफ, बोलो, ये मॉड x का ग्राफ मालूम है? यस सर। ठीक है, तो या तो मॉड x का ग्राफ 2 यूनिट ऊपर करो, या जो आपकी ये x एक्सिस है ना, इसको पकड़ के 2 यूनिट कहां कर दो, अभी ये देखो 0 पे है, ये बेटा ये वैल्यू अभी क्या है, 0 है ना, यस। बोलिए, अगर ये वैल्यू अभी 0 है और आप x एक्सिस को 2 यूनिट नीचे लेके चले आओगे, अब नया x एक्सिस यहां बना दो, अब पुराने x एक्सिस को मिटा दो, पुराना x एक्सिस मिटा दो, तो आप बताओ क्या आपकी ये चीज हो गई, पहले ये 0 था, अब ये क्या हो जाएगा 0,2, क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू तो 0 ही होती है, तो अब ये वैल्यू पहले 0,0 था, अब ये 0,2 हो जाएगा, और जो वैल्यू जितना था उसमें 2 ऐड हो गया, अब ये क्या हो गया आपका 0,0, पहले ये 0,0 था, अब ये 0,0 हो गया, और आपका ग्राफ ऐसे हो गया। तो मॉड x + 2 का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो एक्सिस को शिफ्ट करना बड़ा इजी होता है, एक्सिस आप जहां बनाए हो पेंसिल से बनाओ, उस एक्सिस को मिटा के उसको नीचे बना दो बस, पहले ग्राफ आप y = fx का बना लो, और उसके बाद x एक्सिस को नीचे शिफ्ट कर दो। ठीक है, यस सर। ठीक, अब देखो अगला आपका ग्राफ ये C है, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर C है, ये हम आगे बढ़े बेटा, अब ये यस सर। ठीक, अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन नंबर D है, ये D है y = fx - a, और यहां पर a भी अभी भी पॉजिटिव है। अब आप बताओ इसमें क्या किया जाए, जस्ट उसका उल्टा क्या लिखेंगे, सक्षम बोलो, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y = fx a यूनिट कहां, राइट साइड। अरे राइट लेफ्ट तो जब हम fx x के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब होता है, x y एक्सिस को ले जाते हैं। शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y = fx a यूनिट डाउनवर्ड, ग्राफ को पकड़ो, y = fx के ग्राफ को पकड़ो, a यूनिट डाउनवर्ड नीचे खींच दो, a यूनिट डाउनवर्ड, और जो और के बाद हम लिख रहे हैं ना वही वाला काम कर रहे हैं, और शिफ्ट द
एक्सिस ऑफ एक्स ए यूनिट अपवर्ड, या तो आप एक्स एक्सिस को ए यूनिट ऊपर लेके चले जाओ। जब हम एक्स एक्सिस को ऊपर नीचे करेंगे ना तो वाई की वैल्यू चेंज होगी, और जब हम वाई एक्सिस को इधर उधर करेंगे ना तो उस केस में एक्स की वैल्यू चेंज होती है। तो बेटा जब हमारे फंक्शन के अंदर जब परिवर्तन किया जा रहा है यहां पे, तो हम अपने वाई एक्सिस को राइट या लेफ्ट करते हैं, और जब पूरे फंक्शन में कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा रही है तो उस केस में हम अपने एक्स एक्सिस को ऊपर या नीचे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपको अभी कहा जाए y इक्वल टू मॉड ऑफ x -2 का ग्राफ बनाओ, तो आपको पहले क्या करना चाहिए, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाओ और इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, कौन सा, d, और d ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, पूरे फंक्शन में से कुछ घटा दो। तो मॉड x आपका फंक्शन है, उसमें -2 कर दो। तो पहले हम क्या करेंगे, ये x एक्सिस और ये क्या है आपका y एक्सिस, और मॉड x का ग्राफ क्या है, वो ये है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, -2 है ना, मतलब x y की वैल्यू को कम करना है। कम कब होगा, जब आप किसी चीज को बढ़ा दो तभी तो कम हो जाएगा वो। जहां पर पहले 0 है, अभी देखो ये वाली वैल्यू क्या है, 0,0 है ये। अगर x एक्सिस को 2 यूनिट ऊपर लेके चले जाओगे, यहां लेके चले जाओ, तो लाइन तिरछी हो गई, मैं इसको हटा रहा हूं। जब आप x एक्सिस को 2 यूनिट ऊपर लेके चले जाओगे, अब तो आप बताओ, जो वैल्यू पहले 0 थी अब वो वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, 0, -2 हो जाएगा, और इस x एक्सिस को हम यहां से क्या कर देंगे, हटा देंगे। देखो इस वाले x एक्सिस को मैंने यहां से हटा दिया, अब ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0, -2 हो गई। क्या बात समझ में आ रहा है कि ग्राफ आपका कैसे हम लोग बनाते हैं? यस सर। ठीक है, तो 4 ट्रांसफॉर्मेशन आज आपके ये हैं, और क्लास हम कल भी लेंगे। ठीक है, तो कल भी अब क्लास ये रहेगी वही 9 बजे से। कल तुम लोग की कोई वो नहीं रहेगी ना? नो सर। हाँ तो ठीक है, कल भी हम क्लास 9 बजे से लेंगे आपके। ठीक, और कल हम ग्राफ का जो और बचा हुआ ट्रांसफॉर्मेशन है उसे हम कंप्लीट करेंगे। जितना जल्दी ग्राफ कंप्लीट करें, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म करने के बाद तुरंत आ जाए वेक्टर पे। सर इसमें कोई न्यूमेरिकल है कि जैसे इसको सिर्फ ऐसे लर्न करना है? लर्न करना पड़ेगा, और इस पर आपको मैथमेटिक्स में ग्राफ, जैसे मैं देखो एग्जांपल्स बना रहा हूं ना, आप अपने मन से एग्जांपल बनाओ। जैसे मान लो कि आप ग्राफ बनाना y इक्वल टू e की पावर x प्लस मान लो 5 का ग्राफ बनाना, या आप y इक्वल टू साइन x प्लस पाई का ग्राफ बनाओ। आप बनाना y इक्वल टू कॉस x माइनस π/2 का ग्राफ बनाना, क्योंकि कॉस x साइन x का ग्राफ पता है। आप देखो x में जब चीजों को ऐड करेंगे तो हम अपने y एक्सिस को आगे पीछे से राइट या लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, और जब पूरे फंक्शन में चीजों को ऐड करेंगे, आप, मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये सब क्वेश्चंस का ग्राफ बनाना आप, y इक्वल टू साइन x प्लस 2 का ग्राफ बनाना। अब साइन x में 2 ऐड कर दिया, मतलब पूरे फंक्शन में 2 ऐड किया, तो ये सी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर y इक्वल टू कॉस x माइनस 3 का ग्राफ बनाना। ठीक है, अब y इक्वल टू आप ऐसे ही बना सकते हो, साइन x प्लस π/2 का पहले ग्राफ बनाओ, और माइनस इसमें 1 का ग्राफ बनाओ। तो आपको इस वाले ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। पहले y इक्वल टू किसका ग्राफ बनाएंगे, साइन x का, और इसमें कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर बी, x को x प्लस a से रिप्लेस करो।
तो जब ये करोगे तो आपका क्या आएगा, साइन एक्स प्लस π/2, और इसके बाद इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नंबर कौन सा यूज करो, डी, और यहां पर फिर क्या आएगा, साइन एक्स प्लस π/2 -1। डी ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, वैल्यू को माइनस कर रहा है। तो आपको इस तरह के ग्राफ खूब मिलेंगे मैथमेटिक्स में करने के लिए जेई एडवांस लेवल पर, क्योंकि जितना अच्छा आप एक बार क्वेश्चन को देख के उसका ग्राफ अपने दिमाग में इमेजिन कर लोगे, उतना ही जल्दी सवाल सही करोगे। और बेटा जेई मेंस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जेई एडवांस जेई एडवांस जो आपका है उसमें क्या है ना कि बेटा जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर कोई बच्चा 3-3 4-4 क्वेश्चंस भी कर लेता है ना, तो वो आईआईटी के अंदर बैठा होता है। मैथमेटिक्स का आपका जो 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 पेपर 2 में से अगर 2-2 3-3 सवाल 4-4 सवाल भी आप कर लोगे, आपके पास जो सवाल हैं 30-35 सवाल टोटल रहेंगे, अगर 4-4 5-5 सवाल भी बच्चा सही कर ले जाता है ना, तो वो जेई एडवांस क्वालिफाई कर जाता है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होते हैं। ये नहीं कि आपके जितने सवाल हैं तभी सब करोगे तभी सेलेक्ट होगा, नहीं बेटा, आप केवल 4 सवाल 5 सवाल 6 सवाल सेलेक्ट कर लो और उन्हीं 6 सवाल को अच्छे से कर जाओ, सिलेक्शन पक्का है। क्लियर हुई बात। मेंस में आपको क्या है कि मेंस लेवल का सवाल भी नहीं है, मेंस में सब चीजें बहुत कम पूछी जाएंगी, मेंस में आपका उतना समय नहीं होगा, आपको 1 मिनट में लगभग 1 सवाल करना होता है, लेकिन एडवांस में आपके पास पूरा समय होता है। और सर उसके लिए मैथ हार्ड होता है? नहीं नहीं, आपके एकदम नॉर्मल, जैसा आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे पूरा एनसीईआरटी का पैटर्न होता है, पूरा सब कुछ एनसीईआरटी की तरह। हाँ, एनसीईआरटी की जितनी चीजें हैं, जितनी थ्योरी है, वो पूरा का पूरा काम करो, एनसीईआरटी की एक भी चीज नहीं छोड़नी है किसी भी तरह से। एनसीईआरटी की पहली जो बुक है मैथ में आपकी 11th में तो एक ही बुक है, और 12th में 2 बुकें हैं, 3 बुकें। अगर मैथमेटिक्स की अच्छे से कर ले रहे हो और उसके बाद उसके एक एक एग्जाम्पल एक एक क्वेश्चंस कर रहे हो, तो फिर चीजें दिक्कत नहीं होंगी। प्लस आपने जो ज्वाइन किया पीडब्ल्यू, वहां के उनके सीट कर जाओ। उसके बाद अगर समय मिलता है तो बताना, तो हम तुमको बुक्स के बारे में सजेस्ट करेंगे कि और कौन सा करो। सर हमने तो 3 बुक पहले से ले लिया है। कौन सी? ये स्कूल लेवल पे आरएस आरडी और फिंगर टिप मैथ की। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा। यस सर। तो आरएस अग्रवाल कौन से स्कूल के लिए, मतलब बोर्ड वाला लिए हो 11th का कि आईआईटी वाला लिए हो? बोर्ड वाला ना। बोर्ड वाला लिए हो तो उनके आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा की ना, आरडी शर्मा की आरएस वो आती है, मतलब जेई मेंस की भी आती है और जेई एडवांस की भी आती है। यस। हाँ, तो उसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आरडी शर्मा ठीक है। और अगर आरडी शर्मा और इनके अलावा एक बुक मैं आपको और बता दूं, हम तुमको भेज देंगे उसका उस यस। पर, तो उसका नाम है मैथ्स एमसीक्यू। आपका भारती भवन में आती है ये बुक, मैथ्स एमसीक्यू, अजित दास गुप्ता की। और इन्हीं की एक बुक और आती है, प्रॉब्लम प्लस इन आईआईटी मैथमेटिक्स, ये बुक। और दोनों बुकें भारती भवन में आती है, ठीक है, अजित दास गुप्ता, ठीक है। तो एमसीक्यू में केवल आपके पास सिंगल करेक्ट ऑप्शन और मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होंगे। बहुत पुरानी बहुत अच्छी बुक है ये। और उन्हीं की एक बुक आती है सब्जेक्टिव फॉर्म में, इसमें भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। लगभग ये दोनों बुक आपको मार्केट में अगर खरीदोगे तो 1500 रुपए के रेंज में ये बुक मिलेगी आपको। आप आराम से इस बुक पे काम करो, ये बुक बहुत अच्छी बुक है ये। इसमें कंसेप्ट्स आपके निचोड़े जाएंगे, मतलब आप पढ़े जो हो आपको कई जगहों पर कंफ्यूज करेंगे वो, और वहां से आपके रियल कंसेप्ट्स बाहर निकल के आएंगे। ठीक, यस सर। ठीक है।
तो जैसे मेंस में तो मैथ में आउट ऑफ फुल मार्क्स तो लाया जा सकता है। हाँ, मैथ्स में फुल में फुल ला सकते हैं, लाते हैं, उसमें आता है, उसमें कोई वो नहीं है, उसमें स्कोर करना पड़ता है, स्कोर करोगे तभी आपकी चीजें होंगी वहां। ठीक है, तो ये टारगेट ये रखना है कि दिसंबर के पहले नवंबर के एंड तक आपका पूरा 11th-12th का सिलेबस खत्म हो जाए 12th में आके, तभी आप उसमें अच्छा काम करोगे। और दिसंबर में आपने जेईई मेंस में आप अपना 97-98 परसेंटाइल के ऊपर चले गए तो आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो। अब जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो तो आपको अब जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है, और कोशिश ये करो कि 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल में आ जाओ। तो अगर मान लो इन केस उस साल आपका जेईई एडवांस नहीं निकला, तो अगर आप एनआईटी लेना चाहते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी छोड़ के, तो उस समय एनआईटी पर जो चीजें होंगी वो जेईई मेंस रैंक पर ही होता है। तो 99 पॉइंट समथिंग अगर 99 परसेंटाइल के रेंज में रहता है आपका, तो आपको एनआईटी मिल जाएगी आराम से, और आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई भी हो। तो अब आपका दिसंबर में ही आपका डिसीजन हो गया कि अब हमें एनआईटी तो मिल जाएगी, अब हमें किसके लिए लड़ना है, आईआईटी के लिए लड़ना है। तो आपको दिसंबर में ही 99 परसेंटाइल तक ले आ जाओ, तो आप रिलैक्स हो जाओ कि आईआईटी अगर हमके लिए फाइट करनी है, और एनआईटी हमारी अब मिल जाएगी हमें। अगर दिसंबर के बाद अप्रैल के पेपर में अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हमें दिसंबर हमको अपना एनआईटी तो मिल जाएगी। और अगर मान लो जो आपका दिसंबर में पेपर हुआ, उस पेपर को अगर अप्रैल में आपने और इंप्रूव कर लिया तो और अच्छी एनआईटी मिल जाएगी, और अगर आपने आईआईटी क्रैक कर लिया तो आप आईआईटी में चले जाओ। ठीक है, डाउट ये होता है जैसे कि हम लोग को स्कूल भी रेगुलर जाना है। अब स्कूल में भी होमवर्क वो राइट करवाते हैं कंसेप्ट, तो अब हम लोग को प्रिपरेशन कैसे करें, स्कूल लेवल पे भी करना है और करना दोनों पे करना है बेटा, ये चीज ध्यान रखना। और आपको बता दें आज के दौर में ना बहुत गंदा ट्रेंड चला हुआ है कि लोग क्या करते हैं ना, डमी स्कूल ज्वाइन करते हैं कि डमी स्कूल में पढ़ें, जहां स्कूल जाने की जरूरत ना पड़े और उसके बाद तो फिर हम बस केवल कोचिंग कर लें और कोचिंग से हम अपना आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएं। बेटा उस आईआईटी में जाके करोगे क्या जहां पर आपको कभी किसी आपने 11th-12th में कुछ प्रैक्टिकल नाम की कोई चीज देखी ही नहीं, केवल जाके आपने 11th का 12th का पेपर देके चले आए। कभी भी आपके लाइफ में सक्सेसफुल उस तरह से नहीं हो पाओगे। समझ में आई बात? जो भी फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं, फाउंडेशन बैच के बच्चों का सिलेक्शन सबसे ज्यादा इसीलिए होता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करते हैं। वो अपने स्कूल को भी मैनेज करते हैं और अपनी कोचिंग को भी मैनेज करते हैं, दोनों काम करते हैं। तो आपको अपने स्कूल को भी मैनेज करना है। अगर आप स्कूल को मैनेज नहीं करोगे ना, सबसे ज्यादा बेटा आपको बता दें कि आईआईटी में सबसे ज्यादा सुसाइड होता है। बच्चा वहां का प्रेशर नहीं झेल पाता है। क्यों? पहुंच तो जाता है एलएन जैसे और दुनिया भर की कोचिंगों में पढ़ के पहुंच तो जाता है वो, लेकिन उसने कभी इसके पहले प्रेशर झेला ही नहीं होता है। आईआईटी में जाने के बाद इतना ज्यादा वर्क होता है ना, इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। आप खींच खा के किसी तरह से आईआईटी में पहुंच तो जाओगे, लेकिन वहां पर सरवाइव करना बहुत बड़ा दिक्कत होगा। इसलिए आपको अपनी चीजों को, स्कूल का वर्क भी करना ही है और साथ में अपनी कोचिंग की चीजों को करना है। और स्कूल के साथ करो ना, स्कूल में जो कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पॉलिश करो अपने जेईई मेंस एडवांस लेवल पर। और बता तो रहे हैं कि जेईई मेंस और एडवांस में इतना ज्यादा अब डिफिकल्ट चीज नहीं है कि पहले लोग क्या करते थे, बीएससी एमएससी करने के बाद आईआईटी की तैयारी करते थे, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट होता था। अब वो लेवल नहीं रह गया बेटा। वो जानते हैं कि हमारा बच्चा जो है 12th के बाद 12th में पेपर देगा या एक साल ड्रॉप करके पेपर दे सकता है, उसके बाद उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं सिलेबस से, उसी के इर्द गिर्द रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एकदम परेशान ना होना कि नहीं हम स्कूल के साथ करेंगे तो दिक्कत होगी, कुछ नहीं दिक्कत है। थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हैं उनको मैनेज करो, क्योंकि तभी जाके आप आईआईटी में जाके सरवाइव कर पाओगे। अदरवाइज आईआईटी में चले तो जाओगे, लेकिन बेटा वहां पर हर सेमेस्टर में बैक पे बैक लगी रहती है। कोई भी बच्चा आईआईटी में अच्छा तभी कर रहा है जब वो अपने स्कूल में अच्छा करे। स्कूल में अच्छा करोगे, जो माहौल आपके स्कूल में
50-25 बच्चों के बीच में बनेगा, वैसा ही माहौल तो आईआईटी कैंपस के अंदर भी बनाना पड़ेगा। आप तो 2 साल एकदम माहौल से दूर हो गए ना। यस 11th-12th में आपने डमी स्कूल ज्वाइन कर लिया, जहां स्कूल कभी गए नहीं, जहां कभी आपने क्लास का टेम्परामेंट देखा नहीं, बच्चों के बीच में कभी क्वेरी पुट अप हुई तो आपने कभी जवाब दिया नहीं। आप आईआईटी में जाके एकाएक कैसे जवाब दे पाओगे? और बच्चा जो कोचिंग करता है आपका एलएन में और जगह पे, क्या वहां पर टीचर्स के साथ बीच में बच्चा कम्युनिकेट करता है क्या? नहीं। उनको सिलेबस पढ़ाने से फुर्सत नहीं होती है। आपको जब कम्युनिकेट कब करेगा? अकेले में जाके। जब क्लास खत्म हो जाएगी तो डाउट पूछने चला जाएगा। ठीक है, डाउट पूछोगे, आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा है, लेकिन भरी क्लास में सवाल पूछने का, भरी क्लास में सवाल जवाब दे करने का, सवाल का जवाब देने का, वो चीज तो आपको आया ही नहीं। तो आप एक अच्छे आईआईटीएन बन भी नहीं पाओगे। भले ही आप अच्छे आईआईटी बॉम्बे चले जाओ, लेकिन फिर भी वहां पे अच्छे आईआईटी नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो अपने दिमाग से इस कंसेप्ट को हटाओ कि नहीं हम डमी स्कूल में रहेंगे या स्कूल का प्रेशर। हाँ, थोड़ा बहुत वहां पर बात करके अपनी चीजों को कम किया जा सकता है, बस थोड़ा बहुत कम कर लो, लेकिन हाँ, स्कूल के माहौल को एक्सेप्ट करो, जरूरी है। और स्कूल में लैब्स होंगी ही होंगी, थोड़ी बहुत कुछ भी होंगी तो होंगी ना, कुछ तो सीखने को मिलेगा उस लैब में। बाकी अगर तुम स्कूल छोड़ दोगे तो कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। केवल कंसेप्ट कंसेप्ट फिजिक्स पढ़ के क्या करोगे जब फिजिक्स को देखोगे नहीं तुम अपने लैब में? रियल लाइफ में देखोगे ना, फिजिक्स पढ़ के करोगे क्या? केमिस्ट्री पढ़ के करोगे क्या? सर ट्रिपल आईटी भी होता है, हाँ एनआईटी ट्रिपल आई हाँ ट्रिपल आईटी भी होता है। सर जैसे रैंक कैसे वो होती है, जैसे कितने रैंक तक मिलेगा एनआईटी, कितने रैंक तक? वो बेटा तो अब तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है ना, तब उस पर डिसाइड होता है कि कितने रैंक पर आपको आईआईटी मिल रही है। और उसके बाद फिर आपका, चूंकि देखो आईआईटी के लिए तो जेई एडवांस के रैंक पर काम होता है, उसके बाद जो भी आपकी एनआईटीज हैं वो सब के सब आपके जेई मेंस के रैंक पर काम करते हैं। ठीक है। यस ठीक, चलो ठीक है, तो क्लास ऑफ करें। यस कल भी क्लास रहेगी, ध्यान रखना। यस। ठीक।